कहानी की शुरुआत होती है स्पॉक नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए जो वॉल्केनो को ठंडा करने के लिए खुद को खतरे में डाल रहा है। अगर उसने उसे जल्द ही ठंडा नहीं किया तो ये वॉल्केनो पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा। लेकिन इसी बीच उसके दोस्त कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें उस प्लेनेट के लोगों से जान बचाकर भागना पड़ा। उनके कैप्टन ने गलती से उन लोगों की एक पवित्र चीज चोरी कर ली, जिसके बाद उनका पूरा कबीला भाला और जहरीले तीर लेकर उनके पीछे पड़ गया। जेम्स उन लोगों से बचकर भाग ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक एलियन मिला, जिसे खतरा समझकर जेम्स उसे तुरंत मार देता है। पर उसे मारकर जेम्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि वही उन्हें यहाँ से बाहर निकालने वाला था। उधर स्पॉक ने देखा कि इस वॉल्केनो को फटने से रोका नहीं जा सकता, यानी इस प्लेनेट का विनाश तय था। वो सब वापस जाने लगते हैं, पर तभी वॉल्केनो की गर्मी से उनकी शिप से जुड़ी रस्सी टूट जाती है और स्पॉक सीधा उस वॉल्केनो में गिर जाता है। अब स्पॉक का मरना तय था, पर स्पॉक अपनी मौत को जाया नहीं जाने दे सकता था। उसके पास अभी भी इस प्लेनेट को बचाने का एक मौका था। वो कहता है, मैंने कोल्ड फ्यूजन डिवाइस शुरू कर दिया है, काउंटडाउन खत्म होते ही ये वॉल्केनो शांत हो जाएगा। उधर जेम्स उन लोगों से बचता हुआ उस प्लेनेट के समुद्र में कूद जाता है। वहां के खतरनाक जीवों से बचते हुए वो तैरकर अपनी शिप पर वापस लौट आया, लेकिन उनका एक साथी अभी भी वॉल्केनो में फंसा हुआ था। जेम्स कहता है, स्पॉक को बीम की मदद से शिप में टेलीपोर्ट कर लो, लेकिन चीफ इंजीनियर उसे बताता है पानी में रहते हुए उसे टेलीपोर्ट करना नामुमकिन है। ऐसा करने के लिए हमें शिप को पानी से बाहर निकालना होगा। स्पॉक कहता है कि अगर तुम लोग मुझे बचाने के लिए बाहर आए तो इस प्लेनेट के लोगों को हमारे अस्तित्व का पता चल जाएगा, जो कि नियमों के सख्त खिलाफ है। पर जेम्स अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे टेलीपोर्ट करने से पहले जेम्स अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि स्पॉक अगर मेरी जगह होता तो वो क्या करता, जिस पर असिस्टेंट उसे कहता है कि वो आपको मरने देता। उसके मुंह से ये जवाब सुनकर जेम्स सोच में पड़ जाता है, पर तभी उस वॉल्केनो में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे उसमें से लावा निकलकर बाहर गिरने लगा। स्पॉक नियमों को मानने के लिए मरने तक को तैयार था, पर उस डिवाइस के एक्टिवेट होने से पहले ही वो वापस अपनी शिप में टेलीपोर्ट हो जाता है, क्योंकि जेम्स ने रूल्स तोड़कर स्पेसशिप को पानी से बाहर निकाल लिया था। स्पॉक कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था। पर जेम्स बोला, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? हमने एक छोटा सा रूल ही तो तोड़ा है। हालांकि ये छोटी सी बात नहीं थी। उस प्लेनेट के लोगों ने उनकी शिप को देख लिया था और अब वो उसे ही अपना नया भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं, जो उनकी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इसी बीच पृथ्वी पर हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जिसकी बेटी को लास्ट स्टेज कैंसर है और वो मर रही थी। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि अब वो नहीं बच सकती, पर तभी उसके पास एक आदमी आता है जो दावा करता है कि वो उसकी बेटी को बचा सकता है, पर बदले में उसे उसका एक छोटा सा काम करना होगा। अपनी बेटी के लिए थॉमस कुछ भी करने को तैयार था, जिसके बाद वो आदमी उसे अपने खून की कुछ बूंदें देता है और जैसे ही थॉमस ने उसे अपनी बेटी के शरीर में इंजेक्ट किया, वो एकदम से ठीक होने लगी। उसकी जान बच गई थी, पर अब उसे अपना किया हुआ वादा पूरा करना था। इसके बाद थॉमस स्टारफ्लीट हेडक्वार्टर्स में अपनी ड्यूटी करने जाता है, पर आज घबराहट के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। अंदर आते ही उसने गहरी सांस ली और तुरंत रिंग निकालकर उसे पानी में डाल दिया, जिसके रिएक्शन से इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरी स्टारफ्लीट बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। उधर जेम्स और स्पॉक को कैप्टन अपने पास बुलाते हैं। जेम्स को लगा जरूर उसने कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए कैप्टन उसकी तारीफ करना चाह रहे होंगे, पर असल में होता इसका उल्टा है। उन्हें पता चल गया कि जेम्स ने अपनी रिपोर्ट में झूठ बोला है। रिपोर्ट में इस बात का तो जिक्र ही नहीं था कि उन्होंने इतनी बड़ी स्पेसशिप को ऐसे लोगों को दिखा दिया जिन्होंने अभी तक एक मामूली पहिए की भी खोज नहीं की। जेम्स को पता चला कि ये बात स्पॉक ने उन्हें बताई थी, जबकि उसने उसे साफ साफ ऐसा करने से मना किया था। स्पॉक भी क्या करता, उसकी स्पीशीज में किसी को झूठ बोलना आता ही नहीं था। पाइक कहते हैं, मिस्टर जेम्स, क्या आप जानते हैं कि आप अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं? बताओ, इस मिशन से तुमने क्या सीखा और तुम्हारी क्या गलती थी? जिस पर जेम्स मजाक में बोला कि यही कि स्पॉक भरोसे लायक नहीं है। हालांकि कैप्टन उसके इस तरह के मजाकिया बर्ताव से बिल्कुल खुश नहीं होते। जेम्स को इस बात का घमंड था कि जब से वो कैप्टन बना है, तब से उसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। पाइक कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ऊपर हो और जब चाहे तब रूल्स तोड़ सकते हो, पर ऐसा नहीं है। सीनियर्स ने तुमसे एंटरप्राइज की कमान छीन ली है। अब तुम शिप के कैप्टन नहीं रहे। जेम्स उनसे बस एक और मौका मांगता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने गम को भुलाने के लिए जेम्स एक बार में जाकर खूब शराब पीता है। उसे इतना परेशान देख पाइक उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने स्पॉक का ट्रांसफर कर दिया है और अब से तुम मेरे फर्स्ट ऑफिसर हो। ये सुनकर जेम्स को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें फोन पर एक इमरजेंसी मीटिंग का मैसेज आया, जिसके बाद दोनों तुरंत स्टारफ्लीट हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं।
रास्ते में उसे स्पॉक मिला, पर उसे देखकर जेम्स बिल्कुल खुश नहीं था। वो बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई स्पॉक, पर तुमने रिपोर्ट लिखी और मुझसे मेरा जहाज छीन लिया। मैं जानता हूं कि तुम वल्कन्स कभी रूल्स नहीं तोड़ते और ना कभी झूठ बोलते हो, पर मेरा ज़मीर कहता है कि अगर कोई तुम्हारी जान बचाए तो उसे धोखा नहीं देते। इसके बाद सब मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। एडमिरल मार्कस ने उन्हें लंदन में हुई बॉम्बिंग के बारे में बताया और कहा कि हमारे ही एक आदमी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और उसने एक लेटर में लिखकर बताया कि उसने ये जॉन हैरिसन नाम के आदमी के कहने पर किया था। उनमें से किसी को इसकी वजह नहीं पता थी, लेकिन एक बात साफ है कि जॉन उनसे नफरत करता था। मार्कस कहते हैं कि ये शख्स अभी भी पृथ्वी पर ही है और किसी भी हालत में यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। हालांकि जेम्स ने जब हमले की फुटेज देखी तो उसे उसमें कुछ अजीब लगा। वो बोला, जॉन अगर फेडरेशन से इतनी ही नफरत करता है तो भला ऐसी जगह हमला क्यों करेगा जहां हमारे इतने कम लोग मौजूद हों। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये उसकी एक चाल है। जॉन जानता था कि अगर ऐसा कोई हमला हुआ तो फेडरेशन के सारे बड़े ऑफिसर्स ठीक इसी जगह पर इकट्ठा होंगे, पर वो उन्हें आगाह कर पाता उससे पहले ही वहां धमाका हुआ और कई लोग मारे गए। बचे हुए लोगों पर जॉन फायर करता है, जिसमें से एक गोली कैप्टन पाइक को लग गई। जेम्स ने तुरंत उस पर हमला किया, पर उसकी शिप पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, जिसके बाद उसने एक हॉज पाइप उसकी शिप के प्रोपेलर में फेंक दिया, जिससे इंजन में ब्लास्ट हुआ और शिप क्रैश करने लगा। हालांकि इस क्रैश में जॉन को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने समय रहते खुद को वहां से टेलीपोर्ट कर लिया था। उधर कैप्टन पाइक स्पॉक के हाथों में अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, और जब तक जेम्स वापस लौटा तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। जेम्स उनकी मौत से गहरे सदमे में चला जाता है, क्योंकि उनके अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो हर हाल में उनके कातिल से बदला लेना चाहता था, पर उसे पता चला कि जॉन ऐसी जगह निकल गया है जहां वो तो क्या फेडरेशन का कोई अफसर नहीं जा सकता। जेम्स एडमिरल मार्कस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कैप्टन बना दे और उसे जॉन के पीछे जाने के ऑर्डर्स दे, पर ये इतना आसान नहीं था। क्रोनोस प्लेनेट पर खतरनाक लोग रहते थे। अगर उन्होंने पहले हमला किया तो दोनों प्लैनेट्स के बीच जंग छिड़ जाएगी। जेम्स बोला, इसीलिए तो जॉन वहां जाकर छुप कर बैठा है। उसे लगता है कि हम हमला नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। फेडरेशन के हाथ बंधे हुए हैं, मेरे नहीं। प्लीज मुझे ऑर्डर्स दीजिए। जिसके बाद मार्कस मान जाता है। उसने हमले के लिए उसे कुछ लॉन्ग टॉर्पिडोज दिए, जिसे क्रोनोस प्लैनेट के हाईटेक रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। जेम्स इस मिशन के लिए स्पॉक को अपना फर्स्ट ऑफिसर बनाता है, लेकिन स्पॉक ने कहा कि फर्स्ट अफसर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे मिशन का लक्ष्य गलत है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो बिना पूछताछ के किसी की जान लेने की इजाजत दे। और हाँ, क्रोनोस प्लेनेट पर बिना किसी कारण हमला करने का हमें कोई हक नहीं है। मिशन पर जाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। इसी बीच वहां एनी नाम की साइंस ऑफिसर आई, जो इस मिशन में उनके साथ चलने वाली थी। स्पॉक कहता है कि मेरे होते हुए साइंस अफसर की क्या जरूरत, पर जेम्स को लगा कि स्पॉक उसे नियमों का हवाला देकर रोकने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए उसने बैकअप के लिए एनी को भी साथ ले जाने का फैसला किया। उनका चीफ इंजीनियर स्कॉट कहता है कि बिना जाने कि अंदर क्या है, मैं इन टॉर्पिडोज को जहाज में रखने की परमिशन नहीं दे सकता। जेम्स उससे साइन करने की रिक्वेस्ट करता है, पर स्कॉट बोला, ये टॉर्पिडोज फ्यूल से चलते हैं और मैं इनमें कोई फ्यूल नहीं डिटेक्ट कर पा रहा क्योंकि ये ब्लॉक्ड है, और जब मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछा तो इन्होंने मुझे वो भी नहीं बताया। साफ लग रहा है कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है और हम ये कब से करने लगे। स्कॉट उन पेपर्स पर साइन नहीं करता, जिसके बाद जेम्स ने उसे जॉब से हटा दिया। स्कॉट को बहुत बुरा लगा, पर फिर भी जाने से पहले वो जेम्स से रिक्वेस्ट करता है कि इंसानियत के नाते उन टॉर्पिडोज का इस्तेमाल मत करना। इसके बाद जेम्स अपने लोगों के साथ क्रोनोस प्लैनेट की ओर निकल जाता है, पर वहां पहुंचने से पहले जेम्स ने स्कॉट की बात मानी और फैसला किया कि वो इन वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने अपने लोगों को बताया कि प्लान में कुछ चेंज है। मैं पर्सनली कुछ चुने हुए लोगों के साथ उस प्लेनेट पर जाऊंगा। वहां हम उस मुजरिम को पकड़ेंगे और उसे पृथ्वी पर वापस ले जाएंगे, जहां उसके जुर्म की सजा तय होगी। इसी बीच हम स्पॉक को देखते हैं, जिसे उस नई साइंस अफसर की सच्चाई का पता चल गया था। असल में वो एडमिरल मार्कस की बेटी है, जो अपनी पहचान छुपाकर इस शिप में आई थी। एनी उसे इस राज को राज ही रखने को कहती है, लेकिन स्पॉक को झूठ बोलना नहीं आता था। वो जेम्स को इसके बारे में बताने ही वाला था कि तभी शिप में बहुत तेज टर्बुलेंस होता है, क्योंकि वो लोग क्रोनोस प्लेनेट पर पहुंच गए थे। जेम्स सुलू को 2 घंटे के लिए शिप का कैप्टन बनाता है, जिसके बाद सुलू ने हैरिसन की लोकेशन ट्रैक करके उसके लिए एक मैसेज भेजा। मैसेज में वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने अभी सरेंडर नहीं किया तो वो उस पर टॉर्पिडोज से हमला करेंगे और कोई नहीं बचेगा। हालांकि उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता। हम देखते हैं कि इस ग्रह पर चांद टकराने की वजह से वहां का ज्यादातर जीवन खत्म हो चुका है, और जो लोग बचे थे वो इतने खतरनाक थे कि फेडरेशन उनसे दूरी बनाकर ही रखता था।
जेम्स स्पॉक के साथ ऐसे इलाके में प्रवेश करता है जहां कोई नहीं रहता था। उन्हें लगा कि वो लोग सुरक्षित हैं, पर तभी एक जहाज ने उन पर हमला कर दिया। वो जेम्स पर लगातार फायरिंग करते हैं, लेकिन जेम्स उन पर पलटवार नहीं कर सकता था, नहीं तो दोनों ग्रहों के बीच जंग छिड़ जाती। उनसे बचने के लिए वो एक बिल्कुल ही पतले रास्ते में घुस जाता है जिसे वो जहाज पार नहीं कर सकता था। पर तभी उन्हें ढेर सारी जहाजों ने कैप्चर कर लिया और उन्हें तुरंत लैंड करने के आदेश दिए गए। वो जानना चाहते थे कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, पर उहुरा को पूरा यकीन था कि अगर उन्होंने पहले हमला किया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ये मामला बातचीत से ही सुलझाया जा सकता था। इसके बाद उहुरा, जो उनकी भाषा जानती थी, जहाज से बाहर आती है। इसी बीच जेम्स और स्पॉक ने भी अपने अपने हथियार तैयार कर लिए ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो उहुरा को बचा सकें। उहुरा उन लोगों को बताती है कि एक बेहद ही खतरनाक मुजरिम आपके ग्रह पर छुपा बैठा है, वो उसे ढूंढ लें, फिर यहाँ से चले जाएंगे। पर उनका मुखिया, जो इंसानों से नफरत करता था, उहुरा को दबोच लेता है। वो अपनी तलवार से उसे मारने ही वाला था कि तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। ये देखते ही जेम्स और स्पोक भी बीच में कूद पड़े, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उनके बीच अंधाधुंध फायरिंग होती है और वो अनजान आदमी उन्हीं की ओर से लड़ता है। एक तरफ जहां जेम्स अपनी जान के स्ट्रगल कर रहा था, वहीं उसने अकेले ही दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया, जो देख जेम्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पर तभी उसने चेहरे से मास्क उतारा और जेम्स को पता चला कि ये तो जॉन हैरिसन है। वो पूछता है, जिनके बलबूते पर तुमने मुझे धमकी दी, वैसे कितने टॉर्पीडो हैं तुम्हारे पास? स्पोक उसे बताता है कि हमारे पास 72 टॉर्पीडोस हैं। तो ये सुनते ही हैरिसन ने अपने आप ही सरेंडर कर दिया। वो इतनी आसानी से हार मान लेगा, इसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि जेम्स का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। इतने लोगों का बेरहमी से खून करने के बाद वो उसे 2 पैरों पर सही सलामत तो हरगिज नहीं ले जाता। उसने मुड़कर उसे एक जोरदार गुस्सा जड़ा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। पर हैरिसन को उसकी मार से एक खरोंच तक नहीं आती। वो किसी पत्थर की तरह उसके सामने खड़ा रहता है और उसे अपना सारा गुस्सा उतारने देता है। इसके बाद वो लोग उसे वापस शिप में लाते हैं और जेम्स ने इसके बारे में एडमिरल को इत्तेलाह करने को कहा। जेम्स डॉक्टर मैकॉय को बताता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है। मैंने इसे इतना मारा पर इसे एक खरोंच तक नहीं आई। जिसके बाद मैकॉय ने उसके ब्लड की जांच करने की सोची। जब वो उसका ब्लड सैंपल ले रहा था, तभी जॉन बोला, ये जहाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद जहाज के वार्प कोर में, जिसकी वजह से आप लोग स्पेस में फंसे हुए हैं। मैकॉय कहता है, ये बात तुम्हें कैसे पता? पर जेम्स ने तुरंत उसे उससे बात करने को मना कर दिया। वो वहां से जाने लगते हैं, पर तभी पीछे से हैरिसन बोला कि अगर मेरी बात को नजरअंदाज किया तो इस जहाज में जितने भी लोग हैं सब मारे जाएंगे। ये सुनते ही जेम्स भड़क जाता है। उसने सबको बाहर जाने को कहा और जॉन के पास आकर उसे जान से मारने की धमकी दी। हालांकि उस पर जेम्स की बातों का कोई असर नहीं होता। उसने जेम्स को कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए और कहा कि अगर वाकई जानना चाहते हो कि मैंने ये सब क्यों किया तो वहां जाकर देखो। वो 72 टॉर्पीडोज जो तुम्हारे पास हैं वो बेहद ही खतरनाक है, तुम्हें उन्हें खोल कर देखना चाहिए। जेम्स जल्दी से स्कॉट को फोन करता है क्योंकि वो ही उन कोऑर्डिनेट्स के सबसे पास था। हालांकि स्कॉट नौकरी से निकाले जाने की बात को लेकर उससे अब तक नाराज था, इसलिए वो वहां जाने से मना कर देता है। जेम्स उससे अपनी गलती की माफी मांगता है और कहता है कि तुम उन टॉर्पीडोज के बारे में सही थे। जिसके बाद वो फाइनली वहां जाने के लिए राजी हो गया। उन टॉर्पीडोज खोलने के लिए उन्हें स्कॉट जैसे एक एक्सपर्ट इंजीनियर की जरूरत थी, पर अफसोस वो वहां नहीं था। पर तभी स्पोक उसे एडमिरल की बेटी एनी के बारे में बताता है, जो उन टॉर्पीडोज को खोल सकती थी। जेम्स को पता चला कि उसने अपनी पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि उसके पिता कभी उसे इस शिप पर नहीं आने देते। उसे शक तब हुआ जब उन्होंने इन टॉर्पीडोज को तुम्हें दे दिया, क्योंकि इन टॉर्पीडोज का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये जरूर उनकी कोई चाल है। इसके बाद एनी डॉक्टर मैकॉय के साथ एक वीरान प्लेनेट पर जाती है ताकि अगर उस टॉर्पीडो को खोलते वक्त वो एक्टिवेट भी हो जाए तो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसे खोलने के लिए उन्हें बड़े ध्यान से एक वायर को काटना था, पर मैकॉय ने जैसे ही उस वायर को काटा, उसका हाथ उस टॉर्पीडो में फंस जाता है। उनके ऐसा करने से टॉर्पीडो एक्टिवेट हो गया और अगले 30 सेकंड्स में कभी भी फट सकता था। जेम्स उन दोनों को तुरंत शिप पर बीम करने को कहता है, लेकिन उनका ट्रांसपोर्टर टॉर्पीडो और उनमें फर्क नहीं कर पा रहा था। अगर उन्होंने बीम किया तो उन दोनों के साथ टॉर्पीडो भी शिप में बीम हो जाएगा। मैकॉय एनी को अपनी जान बचाने को कहता है, पर एनी उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जाती और उस टॉर्पीडो को समय रहते डीएक्टिवेट कर देती है। उनकी जान तो बच गई, पर उन्होंने उस टॉर्पीडो के अंदर जो पाया उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें उन्हें एक इंसान मिला जिसे क्रायोट्यूब में डालकर वहां छुपाया गया था। इसके बाद उसे वापस शिप पर लाया जाता है। मैकॉय कहता है, ये जिंदा है, लेकिन अगर प्रॉपर सीक्वेंसिंग के बगैर इसे होश में लाने की कोशिश की तो ये मर सकता है।
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये आदमी इस क्रायो ट्यूब में पिछले 300 सालों से है। इसी बीच हम स्कॉट को देखते हैं जो जेम्स के बताए हुए कोऑर्डिनेट्स पर जाता है, जो जुपिटर के पास एक छोटा सा स्पेस स्टेशन था। जेम्स हैरिसन से पूछता है कि उस टॉर्पीडो में वो आदमी कौन है, जिस पर हैरिसन ने उसे बताया कि उन सारे टॉर्पीडोज में कई आदमी और औरतें हैं कैप्टन, जिन्हें मैंने ही वहां डाला है। हम सबको जेनेटिकली सबसे बेहतर बनाया गया था ताकि हम दुनिया में शांति कायम कर सके, लेकिन मतलब पूरा होने के बाद हमें मुजरिम करार दिया गया और हमेशा के लिए क्रायो ट्यूब्स में कैद कर दिया गया। कई सालों तक हम सोते रहे इस उम्मीद में कि जब जागेंगे तो सब बदल जाएगा, पर फेडरेशन के लोग अंतरिक्ष में पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे कि उन्हें मेरा शिप मिला और मुझ अकेले को होश में लाया गया। जेम्स को पता चला उसका असली नाम खान है। उसे फिर से जिंदा करने के बाद एडमिरल मार्कस ने उसकी झूठी आइडेंटिटी बनाई और अपने निजी फायदे के लिए उसे इस्तेमाल किया। उसी ने फेडरेशन के सारे एडवांस्ड वेपन्स को डिजाइन किया है। खान उसे बताता है कि मार्कस के हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। उसने तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्रू को यहाँ मरने के लिए भेजा है ताकि वो क्रोनोस प्लेनेट के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ सके, जिसे फेडरेशन हमेशा से टालती आई थी। वो बात कर ही रहे थे कि तभी जेम्स को पता चला कि एक जहाज बहुत तेजी से उनकी ओर आ रहा है। उसने देखा कि ये तो एडमिरल मार्कस है। मार्कस कहता है कि मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए भेजा था, न कि कस्टडी में लेने के लिए। उसे जल्दी से हमारे हवाले कर दो, हम उसे देख लेंगे। पर तभी सुलू उसे बताता है कि कैप्टन, वो लोग हमारी शिप को स्कैन कर रहे हैं। मार्कस समझ गया था कि उन्होंने खान से बात की है और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है खान अमन का रखवाला है? वो तुम्हें गुमराह कर रहा है। सालों पहले उसे उसके गुनाहों के लिए मौत की सजा मिली थी। जेम्स बोला, ठीक है सर, मैं अभी उसे ट्रांसपोर्टर रूम में लेकर जाता हूँ। लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन बंद हुआ, जेम्स तुरंत अपने लोगों को कहता है कि शील्ड बिल्कुल भी नीचे मत करना, वरना वो हम पर हमला कर देगा। मार्कस ने उनका कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से वो अर्थ से कांटेक्ट नहीं कर पाते। जेम्स ने हैरिसन को मार्कस को ना सौंप कर उसे अर्थ पर ले जाने की सोची, जिसके बाद वो एडमिरल को इन्फॉर्म किए बिना ही अर्थ की ओर रवाना हो जाते हैं। खान कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो तो तुम गलत हो, और उसके इतना कहते ही मार्कस ने उनकी शिप पर हमला कर दिया। इस हमले में जेम्स के कई लोग स्पेस में गिरकर मारे जाते हैं और उनका शिप पृथ्वी से अब भी 2.5 लाख किलोमीटर दूर था। मार्कस उनकी क्रू समेत पूरी शिप को उड़ाने ही वाला था कि तभी उसे पता चला कि उसकी बेटी भी उस शिप पर मौजूद है, जिसके बाद उसने तुरंत हमला रोक दिया। एनी कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपसे गलती हुई है और आप उस गलती को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर अगर आप वाकई हमला करना चाहते हैं तो आपको मुझे भी इस जहाज के साथ मारना होगा। उन्हें लगा मार्कस अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन पर हमला नहीं करेगा, पर वो उनसे 2 कदम आगे की सोचता था। वो हमला करने से पहले एनी को अपनी शिप पर बीम कर लेता है। मार्कस कहता है कि जेम्स, तुमने मेरे ऑर्डर्स को तोड़ा है और अब तुम हमारे मुजरिम खान को पनाह दे रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें गद्दार घोषित करता हूँ। अब मेरे पास तुम्हें और तुम्हारे जहाज को खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो उन्हें लेजर से उड़ाने ही वाला था कि तभी जेम्स ने उससे रहम की भीख मांगी। वो कहता है, जो भी हुआ मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मेरे क्रू को छोड़ दीजिए। मार्कस बोला, कोशिश अच्छी थी जेम्स, पर सच कहूं तो तुम्हें और तुम्हारे क्रू को मरने के लिए ही भेजा था। उसने उन्हें खत्म करने के ऑर्डर्स दिए और उसकी शिप की ओर निशाना साधा गया। जेम्स अपने लोगों से अपनी बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांगता है कि वो उनकी चाल में फंस गया, पर वो समझते थे कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो हमला करने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मार्कस के सारे वेपन्स अचानक से बंद पड़ जाते हैं और ये सब स्कॉट ने किया था। खान के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स पर उसे मार्कस का शिप मिला था, जिसमें वो बिना सोचे समझे चढ़ गया और अब वो यहाँ था। जेम्स को अपने क्रू की जान बचाने का एक और मौका मिला था, जिसे वो किसी हाल में हाथ से नहीं जाने देता, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। स्पोक जानता था कि वो एडमिरल को हराने के लिए खान से हाथ मिलाने वाला है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जेम्स उसकी नहीं सुनता। इसके बाद वो मदद के लिए खान के पास जाता है, क्योंकि सिर्फ वही था जो उस शिप के चप्पे चप्पे के बारे में जानता है। खान पूछता है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? जिस पर जेम्स उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारे क्रू को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद खान उसके साथ चलने को राजी हो गया। वो स्कॉट को शिप के हैंगर में जाकर उसे एयरलॉक खोलने को कहता है, क्योंकि उस शिप में घुसने का वो इकलौता जरिया था। इसी बीच स्पोक ने किसी ऐसे से कांटेक्ट किया जो शायद खान के बारे में अच्छे से जानता था। स्पोक कहता है कि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इतना जानना चाहूंगा कि क्या आप खान नाम के शख्स से वाकिफ हैं? जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि खान से ज्यादा खतरनाक दुश्मन का सामना फेडरेशन ने आज तक नहीं किया है। वो बेहद ही चालाक और बेरहम है, और अगर जरूरत पड़ी तो वक्त आने पर वो तुम सबको खत्म कर देगा। स्पोक ने पूछा,
क्या आपने उसे कभी हराया? जिस पर उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उधर जब स्कॉट एयरलॉक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बहुत छोटा था, उसमें से होते हुए अंदर घुसना नामुमकिन है। खान और स्कॉट स्पेस जंप के लिए खुद को तैयार करते हैं और जैसे ही एयरलॉक खुला, दोनों गोली की रफ्तार से मार्कस की शिप की ओर आने लगे। उनके रास्ते में ढेर सारा मलबा पड़ा हुआ था, जिससे टकराने से उनकी बॉडी के परखच्चे उड़ सकते थे। एक छोटा सा कंकड़ जेम्स के हेलमेट से टकरा गया, जिससे उसके वाइजर में दरार आ जाती है। इसी बीच खान भी एक बड़े मलबे से टकरा गया और अपना रास्ता भटक कर दूर चला गया। डिस्प्ले खराब होने की वजह से जेम्स को अपने आगे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर तभी खान वापस लौट आया। उसका डिस्प्ले बिल्कुल सही काम कर रहा था, जिसके बाद जेम्स उसके पीछे आने लगा। वो लोग शिप पर पहुंचने ही वाले थे, पर स्कॉट ने अब तक एयरलॉक नहीं ओपन किया था। वो लिवर खींचने ही वाला था कि तभी एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। स्कॉट उसे बातों में उलझाए रखता है और उसे जैसे ही सिग्नल मिला, उसने लिवर खींच दिया, जिससे वो गार्ड स्पेस में चला गया। एयरलॉक बंद होने से पहले खान और जेम्स शिप के अंदर घुस जाते हैं और अब उन्हें मार्कस को ढूंढना था। वो आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में जो भी आया उसे खान ने मारकर ठिकाने लगा दिया। जेम्स स्कॉट से कहता है कि ये हमारी मदद नहीं कर रहा, हम इसकी मदद कर रहे हैं। जैसे ही हम एडमिरल तक पहुंचे, मेरे इशारे पर इसे बेहोश कर देना। उधर एनी अपने डैड से मिलते ही उन्हें एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है कि आज के बाद मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन पावर का भूखा मार्कस अपने लोगों को उन्हें मारने के ऑर्डर्स देता है। वो लोग स्पोक पर फायर करने ही वाले थे कि तभी जेम्स ने उस पर हमला कर उसके सारे लोगों को मार गिराया। इसी बीच वो खान को भी बेहोश कर देते हैं और अब सब कुछ उनके कंट्रोल में था। जेम्स उसे सरेंडर करने को कहता है, वरना वो उसे उसकी बेटी के सामने घसीट कर ले जाता। पर मार्कस अपनी हार के बावजूद घुटने टेकने को तैयार नहीं था। वो मर जाता, लेकिन कभी सच कबूल नहीं करता और खान ये बात अच्छे से जानता था। इसलिए उसने मौका मिलते ही मार्कस को धर दबोचा और उसके सिर को इतनी जोर से दबाया कि उसका सिर किसी तरबूज की तरह फट गया। इसके बाद वो जेम्स को बंदी बनाकर स्पोक से अपना क्रू वापस मांगता है, वरना वो उसके कैप्टन समेत जहाज में मौजूद सभी लोगों को मार देता। आखिर में स्पोक ने उसे वो सारे टोरपीडोज ले जाने दिए जिसमें उसका पूरा क्रू था। वो बोला, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना करो। पर स्पोक को जिसका डर था, आखिर में वही हुआ। खान ने उन्हें धोखा दिया। वो कहता है, जेम्स, तुम्हें अपने क्रू को लौटा देना ही सही रहेगा, क्योंकि जो भी हो, एक अच्छा कैप्टन अपने जहाज के साथ ही डूबता है। उन्हें शिप में वापस बीम करते ही खान ने उन पर हमला कर दिया। उसे लगा कि वो जीत गया, पर तभी उसकी शिप में रखे टोरपीडोस एक्सप्लोड कर जाते हैं, क्योंकि स्पोक ने उन्हें बीम करने से पहले ही एक्टिवेट कर दिया था। जेम्स को लगा कि स्पोक ने खान के सारे क्रू मेंबर्स को मार दिया, पर ऐसा नहीं था। वो 72 के 72 लोग अब भी उनकी शिप में सही सलामत थे। खान के हमले की वजह से उनका शिप डिस्टेबलाइज हो गया था, जिस वजह से वो अर्थ की ग्रेविटी में फंसकर उसकी ओर खींचा चला जाता है। स्पोक ने सभी को शिप को छोड़ने के ऑर्डर्स दिए, लेकिन वो ऑर्डर्स नहीं मानते और आखिर तक उसके साथ टिके रहते हैं। उनका चीफ इंजीनियर जल्दी से स्टेबलाइजर ठीक करता है, लेकिन इसके बावजूद शिप नीचे गिरता रहा, क्योंकि शिप का कोर अपनी जगह से हिल गया था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई अंदर जाकर उसे ठीक करे, लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक था। स्कॉट कहता है कि अगर हम अंदर गए तो रेडिएशन हमें मार देगा, पर जेम्स नहीं चाहता था कि वो उसे वहां जाने से रोके, इसीलिए उसने स्कॉट को बेहोश कर दिया। इसके बाद जेम्स अंदर जाता है, पर रेडिएशन के कांटेक्ट में आते ही उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। कोर उससे बस कुछ ही कदम की दूरी पर था, पर वहां तक पहुंचते पहुंचते वो इतनी ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हो गया कि उसकी स्किन जलकर काली पड़ने लगती है। किसी तरह वो कोर तक पहुंचा और उसे लात मारकर ठीक करने की कोशिश करने लगा, पर इसमें बहुत ज्यादा ताकत लग रही थी। जेम्स ने उसे ठीक तो कर दिया, पर इससे होने वाला एनर्जी ब्लास्ट उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इसी बीच उनका शिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाता है। वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहे थे, पर इससे पहले वो सीधा जमीन से टकराता जहाज के थ्रस्टर्स अपने आप चालू हो जाते हैं। जेम्स ने अपने पूरे क्रू की जान बचा ली थी, पर अफसोस वो अपनी खुद की जान नहीं बचा सका। स्पोक दौड़कर उसके पास आता है और स्कॉट को उसे बाहर निकालने को कहता है, पर ऐसा करने से रेडिएशन पूरी शिप में फैल सकता था। जेम्स कहता है, मुझे डर लग रहा है, स्पोक मेरी मदद करो। स्पोक अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है और उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। इसी बीच हम खान को देखते हैं, जिसकी शिप क्रैश होकर नीचे गिर रही थी, पर खान ने जानबूझकर उसे स्टारफ्लीट हेडक्वार्टर्स की तरफ मोड़ दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। और ऐसा होता भी है, उसका जहाज वहां बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े क्रैश में भी खान जिंदा बच गया। स्पोक अपने दोस्त की मौत से गहरे सदमे में था।
उसने जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन आज उसकी नशों में गुस्से का सैलाब उमड़ रहा था। उसने साफ कहा कि कोई भी खान के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता था। खान अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्पोक इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता। उधर जेम्स की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। सब उसकी मौत का शोक मना ही रहे थे कि तभी मैकॉय की नजर टेबल पर रखे खरगोश पर पड़ती है, जो जिंदा हो गया था। यानी उसकी थ्योरी एकदम सही थी, खान के ब्लड से किसी को भी जिंदा किया जा सकता था। उन्होंने जल्दी से जेम्स को क्रायोट्यूब में डाला और स्पोक को बताया कि हमें खान को जिंदा पकड़ना है, पर उसकी आवाज स्पोक तक नहीं पहुंचती। उधर बदले की आग में पागल हो चुका स्पोक खान को जिंदा पकड़ने का ख्याल उसके दिमाग से पूरी तरह निकल चुका था। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन खान जो जेनेटिकली सुपीरियर था उस पर भारी पड़ता है। वो स्पॉक को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहां उहुरा आ गई और उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। स्पॉक मौके का फायदा उठाकर उस पर हावी हो जाता है और उसे अपना वो रूप दिखाता है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। पर जैसे ही वो उसे मारने वाला था, उहुरा उसे बताती है कि जेम्स को बचाने के लिए हमें इसकी जरूरत है, जिसके बाद स्पॉक अपने गुस्से पर काबू पाते हुए खान को जिंदा पकड़ लेता है। इसके 2 हफ्ते बाद हम जेम्स को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। मैकॉय उसे बताता है कि मैंने खान के ब्लड से एक ऐसी दवा बनाई है जिससे मरे हुए सेल्स को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरे पहले ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट तुम हो। खान को उन लोगों ने वहीं भेज दिया जहां से वो आया था, और शायद वो फिर कभी वापस ना लौटे। इसके बाद सब उन लोगों के सम्मान में इकट्ठा होते हैं जिन्होंने खान के हमले में अपनी जानें गंवाई थी। जेम्स को उसके कैप्टन की पोस्ट वापस दे दी जाती है और वो अब एक नए सफर पर जाने वाले थे, जिसमें वो नई सभ्यताओं की खोज करेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।